स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि नाम से पता है, द्विध्रुव यानी दो ध्रुव वाला, जिसके दो ध्रुव होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल जिसके दो पोल, दो आवेशों से बना एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, यानी एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक आवेश होता है, और वो एक दूसरे से अल्प दूरी, स्मॉल डिस्टेंस 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव। अब ये तो हुआ वैद्युत द्विध्रुव, आप समझ ही गए, दो ध्रुव वाला। देखो दो ध्रुव हो गए वैद्युत, एक ऋणात्मक ध्रुव और दूसरा धनात्मक ध्रुव, -q और +q। एक ऐसा निकाय, मैं एक बात भी बता देता हूँ, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश किसी माध्यम में एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका होता है आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसका हम आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसको हम करते हैं P से डिनोट। ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? किसी एक आवेश के परिमाण गुणा 20 की दूरी की गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है? किन्हीं एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। और इसका मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और दूरी क्या हो गई? ये 12 है, दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। P की जो वैल्यू है, यानी क्या फॉर्मूला मिला इसका? 2ql। तो ये वैल्यू द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा किधर को होती है? वो हमेशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर।
ये इसकी डायरेक्शन है, हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर को होती है। कभी कभी आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कोई उदाहरण बताइए, तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, HCl इलेक्ट्रिक डाइपोल है, H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल है, NH3CH4 ये क्या है, सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। इस तरह से ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं तो ऐसे आवेशों के ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका जो आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर को होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर को होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किन्हीं एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है। और अगर हम इसकी डायमेंशनल निकालें, विमा निकालें, पी की विमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, पी की विमा। अब आप जानते हैं क्या हो जाएगा, कूलाम की विमा क्या होती है, I इंटू टी, यानी एम्पियर और समय, और L क्या है, मीटर, मीटर की क्या होती है, L। तो इसको हम क्या लिखेंगे, LTA, ये इसका वीवीएस सूत्र हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण HCl, H2O और NH3 और CH4, ये इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसके कारण हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहीं से देखते हैं ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं, और हम जानते हैं इनकी बीच की दूरी कितनी है, अब दूरी 2l होती है। अगर मैं इसका एक सेंटर पॉइंट ले लूं O, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अगर मैं यहां तो ये भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और ये ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं, तो ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब दो स्थिति में निकालते हैं। नंबर एक, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजिशन। अब एंड ऑन पोजिशन,
यानी इसका मतलब क्या है कि जो इसकी अक्ष है, इसकी अक्ष की के अनुदिश कोई बिंदु अगर कहीं पर स्थित है, अक्ष पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना ये बिंदु P है जो सेंटर से मैं इसकी दूरी कितनी ले रहा हूं, r, यानी ये बिंदु P द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, तो इस पर मुझे क्या निकालनी, तीव्रता निकालनी है। तो अब यहां देखिए कि द्विध्रुव के पास दो आवेश होते हैं, एक प्लस होता है, एक प्लस आवेश होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक प्लस आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरा माइनस। अब प्लस क्यू आवेश से के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता माना E1 है, माना E1 है। तो चूंकि ये प्लस क्यू है तो आपको पता है कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर को होती है, आवेश से बाहर की ओर को होती है। इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या होगी, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मानो वो E2 है। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब यहां देखिए मैंने इनके एरो को बड़ा और छोटा बनाया है, प्लस क्यू के कारण एरो बड़ा बनाया है और माइनस क्यू के कारण एरो छोटा बनाया है। क्योंकि आपको पता है कि ई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और एरो की जो इसकी लंबाई है वो क्या बताती है, इसके रिजल्टेंट के परिणामी को बताती है। अब प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता ज्यादा होगी क्योंकि प्लस क्यू पी के कुछ पास है, जबकि माइनस क्यू पी से थोड़ा सा दूर है प्लस क्यू की अपेक्षा, इसलिए इसके कारण पी पर तीव्रता कम होगी। और उनकी तीव्रता को कम और ज्यादा दिखाने के लिए हमने उनके जो एरो हैं उनको छोटा और बड़ा बनाया है। डायरेक्शन विपरीत है उनकी पी पर, क्योंकि प्लस क्यू के कारण बाहर होती है और माइनस क्यू के कारण आवेश की ओर को होती है तीव्रता, इसलिए उसकी अंदर दिखाई है। माना यहाँ पर परिणामी तीव्रता ई है, माना परिणामी तीव्रता कितनी है, ई है, तो मुझे ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो अब यहां पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से इनकी जो परिणामी तीव्रता है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो अब मुझे E1 निकालना है और E2 निकालना है, और दोनों की वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और मुझे E की वैल्यू मिल जाएगी। अब E निकालने के लिए, चूंकि आप जानते हैं मैंने E का फॉर्मूला आपको बताया था, E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए मेरे पास R होना चाहिए, तो सबसे पहले है प्लस Q की P से कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी है R है, ये कितनी L है, तो ये कितनी हो जाएगी R माइनस L, और माइनस क्यू की P से दूरी, ये R है और ये इतनी है, तो ये कितनी हो जाएगी R प्लस L। हमने मान लिया कि प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 है और माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 है। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां देखो आप, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या बचेगा 1/4
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बचा। तो इसको और हम सोल्व करते हैं। तो इसमें हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो एलिमेंट इनका एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर बचेगा मेरे पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। मतलब यहां से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया, फिर ये आर स्क्वायर माइनस था माइनस हो गया, फिर प्लस के एल स्क्वायर आना था तो इस माइनस ने उसको माइनस कर दिया, फिर माइनस के 2RL आना था, इस माइनस ने उसको माइनस कर दिया और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस। अच्छा इसमें एक चीज और है फॉर्मूला लगाने से पहले कि ये आर माइनस एल, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होता है, आर माइनस एल और आर प्लस एल। तो इसका मैं कंबाइन होल स्क्वायर लिख देता हूं। ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल और ये 2RL, 2RL कितना है 4RL अपॉन अभी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग गया और बाहर से स्क्वायर है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब मैंने क्या किया इस क्यू को अंदर ले गया और इस 4 को 2 और 2 में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं लिख देता हूं 2Q L और इंटू R और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आप जानते हैं कि 2QL यानी P इक्वल टू होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं 2P इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो, ये जो आर है ये इस एल से बहुत बड़ा हो, तो हम एल स्क्वायर को क्या करेंगे आर के तुलना में छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P आर अपॉन एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर है कितना आ जाएगा आर की 4 हो जाएगा। अब E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P, इस R से एक पावर कम हो जाएगी R3। और यही वैद्युत द्विध्रुव की एंड ऑन पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
अब इसकी दिशा किधर को होगी, तो अब चूंकि E1 क्या है, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा है E2 से, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, E1 की ही डायरेक्शन में होगी। जो E की डायरेक्शन है वो E1 की डायरेक्शन में होगी, E1 की दिशा में होगी, जिसको हम लिखेंगे OP डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, OP दिशा में। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो बच्चों अब आपके समझ में आया होगा, तो इसमें जो है इस तरह से हम इसको निकालेंगे। दूसरा क्या है इसका, अब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, अब दूसरी हम जाते हैं निरक्षीय स्थिति में, यानी एंड ऑन ब्रॉड ऑन पॉजिटिव, ब्रॉड ऑन पॉजिटिव, यानी द्विध्रुव है हमारा, ये हमारा जो द्विध्रुव है, जिसका कोई सेंटर पॉइंट है, ये A और B एक द्विध्रुव। निरक्ष का मतलब होता है इसके सेंटर पॉइंट से ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल दिशा में, यानी यहां पर माना ये सेंटर पॉइंट है O, R डिस्टेंस पर निरक्ष यानी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। यहां पर जो बिंदु P है, जहां पर मुझे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के पास दो आवेश होते हैं जो बराबर होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो अब मुझे बिंदु P पर आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच की दूरी को मुझे चाहिए, यानी -q से P की दूरी चाहिए और +q से P की दूरी चाहिए। खैर, तो अब देखते हैं कि +q के कारण तीव्रता किधर को होगी, इसकी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, ये इधर होगी, और -q के कारण डायरेक्शन किधर को होगी, ये इधर को होगी, और इनका परिणामी रिजल्टेंट किधर को होगा, दोनों का ये कुछ इस साइड में होगा। इसको ये E1 है माना +q के कारण, और ये माना कितना है, E2 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, E। इस तरह से हम इनकी डायरेक्शन को करेंगे डिसाइड। अब यहां देखिए मैंने E1 और E2 क्या निकाले, E1 और E2 के वेक्टर मैंने बिल्कुल इक्वल दिखाए हैं। डायरेक्शन तो उनकी प्रकृति के कारण अलग अलग हो गई, लेकिन परिमाण में दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि E जो है आपको पता है E किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चूंकि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में क्या है, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P जो है वो द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों से समान डिस्टेंस पर होता है, इक्वल दूरी पर होता है। तो इसे दोनों के कारण जो है यहाँ पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता क्या होगा, जो उत्पन्न तीव्रता होगी उनका परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशाएं उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती है। तो अब पहले हम इस डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। अगर इनको एंगल थीटा है तो हम, और आप ये जान रहे हैं द्विध्रुव के बारे में, ये L है तो ये भी कितनी है, सॉरी ये भी कितनी है, L है। तो अब हमें ये डिफरेंस है। अब आप जानते हैं ये क्या है, एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आप R² + L² क्या होगा, R² + L² क्या होगा, क्योंकि R है, ये है, ये हमें चाहिए, तो यह रही। और सिमिलरली ये भी कितनी होगी, R² + L² ही होगी। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो अगर ये तीव्रता है तो यहां पर जो परिणामी तीव्रता ए है। अब यहां देखिए अगर मैं इसके दो परपेंडिकुलर E1 के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर दूं
तो देखिए एक कम तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, ये होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये वाला जो ये तो हो जाएगा ई cos थीटा यानी E1, और ये कितना आ जाएगा, E1 sin थीटा। इसी तरह से जब मैं इसको E2 को करूंगा तो E2 का जो E2 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी E2 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट है उसको हो जाएगा E2 sin थीटा। इस तरह से अब ध्यान देखेंगे आप कि इस कंडीशन में जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, इस वजह से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों यानी E1 और E2 के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के सम के इक्वल होगी। तो इसका मतलब द्विध्रुव के कारण यहाँ पर परिणामी तीव्रता P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां से क्या कॉमन ले लूंगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा और यहां से cos थीटा यहां से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। E1 E2 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, R कितना है प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगी प्लस इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है cos थीटा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ जाएगा, और ये क्या होता है आपका 1/4, हाँ एक मिनट कॉमन। ध्यान दीजिए ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू ये हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रूट है 1/2 होगी इसकी पावर, तो ये इतना ही आ जाएगा भाई, ये रूट है ये स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया और इनटू यहां ले लेता हूं cos थीटा। ये अब हमें क्या करना है, cos थीटा। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा की वैल्यू यहां से देखिए क्या हो जाएगी, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है L और कर्ण कितना है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, जब मैं ये वैल्यू यहां रखूंगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q, और मैंने क्या किया cos थीटा की वैल्यू यहां रखी अपॉन ये L है, cos थीटा की वैल्यू L अपॉन आ जाएगी। देखो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और इसके साथ 1/√, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की हाफ लिख दूं रूट को मैं, ये आ जाएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q क्या होता है, B होता है, अपॉन ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2।
कितने न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब फिर वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हम वही रणनीति अपनाएंगे कि यदि R जो है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो हम L स्क्वायर को R की तुलना में छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 के P अपॉन, ये तो छूट गया, R स्क्वायर है कि 3/2 यानी R की पावर 3, R की पावर कितने न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो ये हमारी वैल्यू। अब चूंकि आप जानते हैं K जो है, K की वैल्यू निर्वात और वायु के लिए 1 होती है, तो E की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर क्या है, एक वेक्टर लगा दीजिए। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो ये दोनों स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला। अब इससे आपने एक चीज देखी होगी कि ये तो मैंने निकाला निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या है फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R³। यानी यहां से E जो है दोनों ही स्थिति में बिंदु की आवेश से दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। लेकिन बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो ये होती है, आगे देता हूं मैं, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। यानी अगर हम बिंदु आवेश के कारण देखें तो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बात और, अब इसमें मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई अभी, इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको दिख ही रहा है, देखो दिशा किधर है, P है, P पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होगी द्विध्रुव के कारण उसकी दिशा किधर को है, देखिए किधर को है, ये AB द्विध्रुव जो है AB उसके क्या है, पैरेलल है, समांतर है, और हम लिख सकते हैं BA दिशा में, हम क्या लिख सकते हैं BA दिशा में, या फिर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर द्विध्रुव के पैरेलल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेते हैं। बड़ा आसान है, आप 1-2 बार देखेंगे, वीडियो को जूम करके देखेंगे, 1 से 2 बार करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम द्विध्रुव की बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ऐसा निकाय है जिसके 2 आवेश हैं, वे उनके जो परिमाण बराबर होते हैं, परंतु जब भी हम द्विध्रुव कहते हैं परिमाण बराबर होते हैं परंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है। हमेशा इनके बीच की जो दूरी होती है ली जाती है वो 2L ही ली जाती है। दूसरा क्या है कि इसके जो द्विध्रुव, इसके जो आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो सदैव ऋण से धन आवेश की ओर को होती है। तो इस तरह से जो है ये हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम किस तरह से किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो हमने देखा है। अभी इसमें एक और है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। मैं बता दूं, अब एक तीसरे प्रकार की है कि ना अक्षीय और ना ही निरक्षीय, यानी किसी भी बिंदु पर स्थित कोई भी मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी दिशा में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।